वेलकम सीए फाइनल के एएफएम के प्यारे बच्चों। आज जो चैप्टर हम रिव्यू करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वो बिजनेस वैल्यूएशन है। इसे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी बोलते हैं कुछ लोग। आइए जरा क्विकली रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बेसिक्स को। चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं उन्हें एक बार क्विकली टच करते हैं। अच्छा, मैं पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, इसी चैप्टर के अंदर फ्री, जो आप बोलते हैं कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लो टू फर्म का भी कंसेप्ट चलता है लगता है, लेकिन ये कंसेप्ट मैंने पिछले चैप्टर में यानी सिक्योरिटी वैल्यूएशन इक्विटी में ही डिस्कस कर लिए होते हैं। तो वो कंसेप्ट क्योंकि दोनों चैप्टर्स में आते हैं तो मैं दोनों जगह डिस्कस नहीं करता, एक ही जगह डिस्कस करता हूँ। यानी ये कंसेप्ट आपको रिवाइज कहाँ से करने पड़ेंगे? इससे पिछले चैप्टर की समरी से, राइट। फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशंस इक्विटी वाले चैप्टर में। आइए बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, बिजनेस वैल्यूएशन में सबसे पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी ने रजिस्टर करा रखा है मॉडल अपना। ये कंपनी क्या कहती थी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है क्या? जैसे एक समझिए, एक कंपनी है, एक कंपनी के पास इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, तीनों से पैसा रेज कर रखा है, तीनों की अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तीनों का अपना अपना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, करेक्ट। चाहे आप बिजनेस में एज एन ओनर आए हो, चाहे आप बिजनेस में एज अ डेट प्रोवाइडर आए हो, बिजनेस में तो आए हो, बिजनेस में तो आपने अपना पैसा दिया। अगर पैसा दिया है तो पैसे के ऊपर आप पैसा रिटर्न तो चाहोगे, यू वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग। देखो, जो डेट है वो केडी को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर की बहुत सारे अलग अलग मेथड से एक्सपेक्टेशन निकाली जा सकती है, बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं। उन मॉडल्स में जो भी आंसर आप यूज़ कर रहे हो उसे केई बोल देते हैं। केई मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। पहला मेरा सवाल, क्या जब केई की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ग्रोथ आ जाता है? जहाँ उसमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल कर लिया जाता है, क्योंकि केई का एक फॉर्मूला ये भी होता है D1/PO + G, याद है ना। तो उसमें ग्रोथ के भी उम्मीद को पूरा कर लिया जाता है। मतलब मैं यूँ कहूँ शॉर्ट में कि अगर इतने इतने % कंपनी मीट कर पा रही है इन तीनों की नीड्स को, तो ये तीनों खुश हैं, ये तीनों फुलफिल्ड हैं। यानी इन तीनों की मिनिमम एक्सपेक्टेशन इतनी ही है। मैं मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन नहीं कहूँगा, दुनिया में कभी भी मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मिनिमम होती है। व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू पे जाते हो तो आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे कम से कम इतनी सैलरी मिले, ज़्यादा की उम्मीद नहीं होती, ज़्यादा तो जितनी भी मिल जाए। तो इसीलिए ये इनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। अब जब इन सब की एवरेज निकाली जाती है तो कंपनी केओ या WACC कैलकुलेट करती है। WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी को कुल मिलाकर इन तीनों का पेट भरने के लिए कितने पैसे चाहिए, किस रेट पे पैसे चाहिए, यानी इट इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी कमाना चाहती है। इसलिए मैं इसे बहुत बार मिनिमम एक्सपेक्टेशन रेट भी बोल देता हूँ केओ को। अगर आपकी कंपनी इस रेट से ज़्यादा कमा रही है, मानो आपको मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी 13% कमाने की, तो जितना भी पैसा आपने ऑपरेटिंग एसेट्स पे लगाया हुआ उस पर आप 13% कमाना चाहते थे, लेकिन अगर आपका बिजनेस उससे ज़्यादा कमा रहा है, अगर आप 15% कमा रहे हो, तो जो 2% एक्स्ट्रा की कमाई है, वो 2% एक्स्ट्रा की कमाई आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि वो वैल्यू आपने बिजनेस में ऐड करी है, यानी आपके बिजनेस ने एक तरीके से वो वैल्यू दुनिया में ऐड करी है। यानी अगर और कोई इंसान पैसा लेता तो उस पैसे पे 13% कमा के इन सबका पेट भरता और इंक्लूडिंग द ग्रोथ, इंक्लूडिंग ऑल दी एक्सपेक्टेशन भर देता। लेकिन आपने उससे ज़्यादा कमाई करके दिखाई, तो जो एक्स्ट्रा कमाई आपने करी है दैट इज कॉल्ड EVA. So what is EVA? EVA means excess over the minimum expected return. EVA के फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसके फॉर्मूला को बहुत केयरफुली समझिएगा, इन नोट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पता है क्या है, EVA पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि वो किसी 2-3 इंट्रिकेट पॉइंट बीच में इंक्लूड करके आपको फंसा देगा। तो ध्यान देना, हमेशा याद रखना इस बात को कि जो क्वेश्चन आसान दिखते हैं ना वही एग्जाम में गलत होते हैं। मार्क माई वर्ड्स, आपसे टफ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, हमेशा आसान, क्योंकि आसान वालों को ना आप इतना हल्का पढ़ कर जाते हो। जैसे आप एक बच्चा EVA रिवाइज करेगा, ये ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, जब EVA आप रिवाइज करके जाओगे अपने फाइनल एग्जाम के टाइम पे, आप सिर्फ फॉर्मूला देखकर चले जाओगे, उसके नीचे जो मैंने इतनी बड़ी कहानियाँ लिखवाई हैं वो नहीं पढ़ोगे, उससे दिक्कत है। क्योंकि आपने कहानी नहीं पढ़ी होगी, आपको बेस नहीं पता होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी इंट्रिकेट लाइन के ऊपर बेस्ड होगा। जब भी आसान क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ ना कुछ वो फ्लॉ क्रिएट करेगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसी एक आधी लाइन की हेल्प से, और वही लाइन में आप फंस जाओगे और आपको दुख होगा, क्योंकि आपको आता हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आप फंस जाएगा। तो ऐसा ना करें प्लीज़, अच्छे से सुने इन वीडियोस को। EVA क्या कहता है? EVA कहता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो, ये NOPAT है। NOPAT का मतलब होता है क्योंकि हम इंटरेस्ट को यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं, डेट को यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं, यानी डिवेंचर यहाँ पे इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, और इंटरेस्ट भी नेट ऑफ टैक्स है, क्योंकि जब आप KO की कैलकुलेशन करते हो तो आप KD को यूज़ करते हो। KD को यूज़ करने का मतलब I1 - T को यूज़ कर रहे हो, तो इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट आपने यहाँ पे ट्रीट कर दिया है। साथ में आपने डेट को यहाँ ले लिया, अगर आप डेट पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को यहीं पे ट्रीट कर रहे हो तो यानी इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रीट हो गया, सेकंड पार्ट में ट्रीट हो गया, इसलिए फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, वरना तो डबल काउंटिंग हो जाएगी इंटरेस्ट की। अगर आपने यहाँ पे भी इंटरेस्ट माइनस कर दिया
और यहाँ भी इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो डबल काउंटिंग हो गई इंटरेस्ट की, इसीलिए इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे आता है एक तरीके से, लेकिन यहाँ नहीं आता, इसलिए यहाँ पे जब कैलकुलेशन होती है तो नो पैट आता है। नो पैट मतलब ईबीआईटी में से सीधा टैक्स माइनस करते हैं, ईबीआईटी में से सीधा टैक्स माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नो पैट है। नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से माइनस क्या कर देते हैं, जितना पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म नेचर का लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म नेचर का बिजनेस में कौन सा पैसा लगा हुआ होता है, इक्विटी का पैसा, प्रेफरेंस का पैसा, डेट का पैसा, ठीक है ना। और इक्विटी का पैसा जब मैं बोल रहा हूँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को बोल रहा हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर फंड एक बड़ा शब्द है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी मतलब इक्विटी की शेयर कैपिटल के बाद जो भी पैसा इक्विटी को बिलोंग करता है वो सब ऐड हो जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज अ बिगर वर्ड। उस वर्ड में इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी की कैपिटल प्लस अन्य पैसे भी ऐड हो जाते हैं। तो आई होप आपको कैपिटल एम्प्लॉयड तक समझ आ गई मेरी बातचीत। जल्दी बताइए मुझे कि आपको मेरी तीनों बातें समझ आई। यानी हमने ये सीख लिया कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाइड विद केओ कर देते हैं। केओ मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जितना पैसा बिजनेस में लगाया और उस पर क्या कमाने की मिनिमम उम्मीद थी उससे मल्टीप्लाई करा, तो ये मिनिमम कमाने की उम्मीद थी और इतना हमने कमा लिया। तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो जितना एक्स्ट्रा कमा लिया, सोचो आपने कमाए 10 मिलियन, आपकी उम्मीद थी कमाने की 7 मिलियन, तो जो आपने 3 मिलियन एक्स्ट्रा कमाए वो ईवीए है, वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। यानी हमने इकोनॉमी में उतना पैसा ऐड किया एक तरीके से अपने एफर्ट से, मैनेजमेंट के एफर्ट से। सो ईवीए एस्टिमेट करता है एडिशनल हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पैसा देने के बाद एक्स्ट्रा कितना कमाया है। डब्ल्यूएसीसी कैसे निकलता है, डब्ल्यूएसीसी या जिसे बोलते हैं केओ, वो कैसे निकलता है, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ प्रेफरेंस इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। और ये जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है इसमें I1 माइनस टी कर देते हैं। तो ये चिंता मत करना कि सर यहाँ इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो उसका टैक्स बेनिफिट का क्या होगा, टैक्स बेनिफिट के नेट ही इधर लिया होता है, चिंता मत करो, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। अब सवाल उठता है नो पैट कैसे आता है। नो पैट निकालते हुए ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, सीधा टैक्स माइनस करते हैं। इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस करते ये मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। अब एक बात समझो, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, क्या बोला मैंने, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपके ईबीआईटी में या मतलब अगर आपकी ईबीआईटी की कैलकुलेशन में कोई नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें एडिड है, गलती से कोई नॉन ऑपरेटिंग नाम की इनकम ऐड है, कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो रखा है तो उसे रिवर्स करो। अगर एक्सपेंस माइनस हो रखा है तो उसे ऐड बैक करो, इनकम ऐड हो रखी है तो उसे माइनस करो। यानी अगर आपके ईबीआईटी में कोई गलती से नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट हो रखा है तो उसे रिवर्स कर दो। रिवर्स रिवर्स मतलब उसके इम्पैक्ट को हटा दो, क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग वाली इनकम चाहिए। हमें सिर्फ कौन सी वाली इनकम चाहिए बच्चे, ऑपरेटिंग वाली इनकम चाहिए। तो रिवर्सल कर दो, उसके इम्पैक्ट को रिमूव कर दो। अगर इनकम है तो माइनस कर दो, एक्सपेंस है तो ऐड कर दो, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं तो उनको हटा दिया। लेकिन अगर गलती से मान लो क्वेश्चन में बोला है कि कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिस हो गए थे पहले, मतलब ईबीआईटी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ मिस हो गए थे, तो उनके इम्पैक्ट को लो, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आने चाहिए। तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करिए, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करिए। मैं रिपीट करता हूँ, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करिए, विच वर नॉट ट्रीटेड प्रीवियसली, जिन्हें हमने पहले ट्रीट नहीं किया था उन्हें ट्रीट करिए। फिर इन सब के बाद आपके पास ऑपरेटिंग ईबीआईटी आ जाता है। कौन आ जाता है, ऑपरेटिंग नेचर का ईबीआईटी। यानी आपने अपने मुख्य बिजनेस से कितना ईबीआईटी कमाया है, जितना भी मुख्य बिजनेस से ईबीआईटी कमाया है उसमें से टैक्स माइनस करो, नो पैट आ जाएगा। और नो पैट में हम इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। डब्ल्यूएसीसी कैसे निकालते हैं आपको पता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि केडी में नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं इंटरेस्ट को। तो टेंशन मत लो कि नो पैट में इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट नहीं लिया, वो यहाँ कवर हो गया ना, बात खत्म, ठीक है जी। ये बात भी समझ आ गई आपको। और एक बात समझिए कि एज वी आर टेकिंग ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट जो नो पैट ले रहे हैं, अब नो पैट में हमने सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है, तो जो केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिर्फ ऑपरेटिंग होनी चाहिए। यानी अगर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कोई नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें इंक्लूडेड है, कोई नॉन ऑपरेटिंग नॉन वाली चीज़ें इंक्लूडेड है तो उन्हें हटा दो। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट। ये तीनों फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड के, है ना, ये फॉर्मूले हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को हटा देना है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को हटा देना है। कोई भी हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो तो एक इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारे बिजनेस का एसेट तो नहीं है। कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो अभी तक परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं है हमारे लिए, तो उन सब चीज़ों को हटा दो। कोई भी एक्स्ट्रा एसेट्स हैं जो हमारे मुख्य बिजनेस के नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा एसेट है जो हमारे मुख्य बिजनेस के नहीं है, उन्हें हटाओ, उन्हें हटाओ, बोलो हटो हटो। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग, एक बात तो आपने नो पैट में जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दिया तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को भी तो हटा दो। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, दुनिया में इक्वालिटी पे पढ़ाई होती है बेटा, सुनो मेरी बात। अगर मैं ये कहता हूँ कि ईबीआईटी में
EBIT के अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड था, और डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? क्योंकि हमने बिजनेस के लिए नहीं कमाया भाई। डिविडेंड वो तो एक इन्वेस्टमेंट इनकम है। मेरे पास मेरी कंपनी में स्पेयर पैसे पड़े थे, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वहाँ से डिविडेंड आ गया। बट क्या ये डिविडेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं, मेरे बिजनेस से थोड़ी ना आ रहा है, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी की इनकम है। तो अगर मैंने यहाँ से वो डिविडेंड इनकम माइनस कर दी, डिविडेंड इनकम माइनस क्यों कर दी? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। सोचो, मेरी बात को समझो। अगर मैंने यहाँ से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग EBIT चाहिए थी, मुझे खाली वो वाली इनकम चाहिए थी जो ऑपरेटिंग नेचर से कमाई हो मैंने, फिर उसमें से मैंने टैक्स माइनस किया ताकि मैं नो पैड पे पहुंचूँ। यही तरीका मैंने फॉलो किया ना। मतलब मैंने नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को हटा दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हटा दिया। तो इसीलिए अब मैं जब कैपिटल एम्प्लॉयड गिनूंगा तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड में इमेजिन करो, ये मेरी बैलेंस शीट है। मैं जानबूझ के टी शेप बना रहा हूँ ताकि समझा सकूँ। ये मेरी बैलेंस शीट है। अब इस फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में, मतलब मेरे यहाँ पे जो करंट एसेट्स हैं, इन्हीं में इंक्लूडेड है इन्वेस्टमेंट्स भी। जिस इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी शेयर्स, मैंने अदर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए, जब मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए, उसी से तो मुझे डिविडेंड मिल रहा था। जब यहाँ से मैंने डिविडेंड हटा दिया, तो आपको नहीं लगता कि जब मैं इसकी हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करूँगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में से मुझे ये इन्वेस्टमेंट भी हटा देनी चाहिए? बताइए, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी शेयर्स क्यों हटा देनी चाहिए? सोच कर बताओ, ये इन्वेस्टमेंट क्यों हटा देनी चाहिए? क्योंकि जब आप यहाँ से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा रहे हो तो एसेट्स में से नॉन ऑपरेटिंग एसेट को भी हटाना चाहिए। आई होप आई बीन एबल टू मेक द थिंग्स क्लियर कि क्यों माइनस करते हैं दोनों तरफ। क्योंकि जब इनकम हटा रहे हो नॉन ऑपरेटिंग, तो यहाँ से कैपिटल भी तो हटाओ, ताकि आप ये पता लगाओ कि आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। यानी सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता लगानी, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पता लगानी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया था। ताकि अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मैच करेगा, क्योंकि इसे अब हम KO से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। बोलिए, मेरी बात आपको समझ आ गई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। करेक्ट? सुनिए, तो यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में से भी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को हटा देना चाहिए। और एक बात, जैसे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट के ऑफ होते हैं, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते, नीचे दिखाए जाते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, अगर आपने सेल्फ जनरेट किया, अगर आपने खरीदी नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है, तो वो दिखाई नहीं जाती बैलेंस शीट में। तो यानी वो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं हुई। लेकिन क्या वो हमारी कमाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या आपकी अधिक कमाई आपकी गुडविल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल, आप गुडविल की वजह से तो अधिक कमा रहे हो, या किसी ऐसे एक्स्ट्रा एसेट की वजह से ही तो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो जो इंटेंजिबल एसेट्स आपने खुद प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है उन्हें ऐड करो। आप लॉजिक को समझो कि क्यों ऐड कर रहे हैं, लॉजिक समझो दोस्तों। क्या ये जो आपने अधिक कमाई करी है, औरों से ज़्यादा आप कमा रहे हो, क्योंकि आपकी EVA का मतलब क्या, आप अधिक कमा रहे हो। तो जो आप अधिक कमा रहे हो या कमाई कर रहे हो, उस कमाई में गुडविल की बेस पे जो कमाई हो रही है वो भी तो इंक्लूडेड है। तो उसे भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को भी रख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को भी रख लो, क्योंकि वो भी आपकी कमाई में मदद कर रही है। तो इसलिए आप सेल्फ जनरेटेड एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट वगैरह वो भी ऐड करो। फिर जो आएगी वो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, फिर वो सही होगा, क्योंकि अब आपके इनकम भी ऑपरेटिंग है, कैपिटल भी ऑपरेटिंग है। फिर उसे KO से इंटू करो, माइनस करो, EVA आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर एक फॉर्मूला लिवरेज का, ये लिवरेज का जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इंटरमीडिएट का फॉर्मूला है। बट यहाँ पे मैंने क्यों पढ़ा है? क्योंकि इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लिवरेज का फॉर्मूला काम आता है, स्टडी मटेरियल में भी है वो क्वेश्चन। तो DOL, DFL, DCL यानी ऑपरेटिंग लिवरेज बेसिकली लिवरेज रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को जानता है। ये कैलकुलेट करता है कि हमें कितना रिस्क है अलग अलग जगह पे। ऑपरेटिंग रिस्क नापता है कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का कितना रिस्क है। फाइनेंशियल लिवरेज नापता है कि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का कितना रिस्क है। और कंबाइंड लिवरेज नापता है कि सभी तरह की फिक्स्ड कॉस्ट का कितना रिस्क है, हमें सभी तरह की फिक्स्ड कॉस्ट का कुल मिला के हमें कितना रिस्क है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT आती है। यानी जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज में हम जो फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं उसके ऊपर नीचे वाली टर्म्स को हम माइनस कर देते हैं, बेसिकली हम कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT कर देते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज में हम क्या करते हैं, हम EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। यहाँ पे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा और उसमें से फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो, तो ये आ गया फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। अब जब इन दोनों को इंटू करते हैं तो EBIT से EBIT कट जाता है, बचता क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ये पूरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा, और ये क्या है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। क्यों? क्योंकि EBIT में से इंटरेस्ट जाएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगी नेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तभी पे हो सकती है जब उसके ऊपर टैक्स पहले पे हो गया हो।
पहले टैक्स जाता है फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाती है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को अलॉन्ग विद टैक्स देखते हैं। तो आई होप ये तीनों बातें समझ आ गई। फिर इनका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी लिखवा दिया था मैंने। परसेंटेज चेंज में रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या सेल्स नीचे आ जाएगी। सेल्स बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो एक ही बात है। इसमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे आ जाएगी, और इन सब की जगह पे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिख देते हैं, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन आपका ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, तो बचेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी कह सकते हैं, और परसेंटेज चेंज इन साथ ही साथ हम सेल्स की जगह पे कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अगला कंसेप्ट आता है मार्केट वैल्यू एडिड। बेटा मार्केट वैल्यू एडिड का मतलब क्या है? देखो आपने जो ये इक्विटी ने पैसा, प्रेफरेंस ने पैसा, डेट ने पैसा दिया हुआ है, इसकी बुक वैल्यू में यानी कितने फंड्स उन्होंने हमें प्रोवाइड करे हैं, और जो उनकी मार्केट वैल्यू है उसमें कितना अंतर है। मार्केट देखो ईवीए नापता है कमाई। ईवीए एक रेवेन्यू नेचर का कंसेप्ट है, बोलो एक बार जरा। ईवीए एक रेवेन्यू नेचर का कंसेप्ट है। वो रेवेन्यू नेचर में इनकम जानता है कि आपने कितनी अधिक इनकम निकाली इस साल, आपने इनकम कितनी अधिक निकाली अपने बिजनेस में इस साल। मार्केट वैल्यू एडेड एक कैपिटल कंसेप्ट है, ये वैल्यूएशन को नापता है कि आपने वैल्यूएशन कितनी अधिक कर रही है अपनी कंपनी की, आपके ऊपर कितना भरोसा है लोगों का, आपकी वैल्यूएशन कितनी अधिक है। भाई जितना ज़्यादा भरोसा होगा उतनी ज़्यादा अधिक वैल्यूएशन होगी ना आपकी बुक वैल्यू के मुकाबले। तो देखिए इसमें क्या होता है, एमबीए का अगर रफ फॉर्मूला बताऊं, रफ, तो हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड माइनस एक्चुअल फंड प्रोवाइडेड। यानी भाई सबसे सरल कैलकुलेशन तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये रफ फॉर्मूला, ये मेन नहीं है, मेन दो फॉर्मूले अलग है। देखो इसमें हम बेसिकली ये नापने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं बिजनेस के, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, और उन्होंने फंड कितना दिया था, उन्होंने पैसे कितने दिए थे, उन्हें माइनस करो। बट इसके सही फॉर्मूले दो हैं। अगर हम आईसीआई की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन आईसीआई की किताब में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो इससे करिए। मैं आपको दोनों लॉजिक बता देता हूँ, कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चनों में मेरी एडवाइस होती है दोनों से कराना। क्यों? अगर वो मार्केट वैल्यू एडिड पूछ रहा है, मार्केट वैल्यू एडिड, और उसने बताया नहीं कि मार्केट वैल्यू एडिड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो अलग अलग लोग हो सकते हैं। बेटे फर्म जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, तीनों, ये फर्म है, तीनों को मिलाकर फर्म है। तो यानी जो मार्केट वैल्यू एडिड है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकल सकती है, और मार्केट वैल्यू एडिड सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकल सकती है। तो दो अलग अलग फॉर्मूलाज बन जाएंगे, दोनों आपको पता होने चाहिए। दोनों के हिसाब से मेरी एडवाइस तो होती है क्वेश्चन कराना। देखो जब हम मार्केट वैल्यू एडिड फॉर इक्विटी, मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर क्वेश्चन सिर्फ बना ही इक्विटी के लिए तो इक्विटी के लिए करके आओगे, फिर दोनों कैसे कराओगे? मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हुए लॉजिकल भी रहना, ऐसे आंखें बंद करके मत पढ़ लेना, ठीक है ना। सुनिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ मार्केट वैल्यू एडिड फॉर इक्विटी, अगर हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं तो आप ये देखो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है। अगर इक्विटी शेयर मार्केट में बिकेगा कितने का बिकेगा, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी है सभी शेयर्स की, और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से माइनस कर दो। बुक वैल्यू में कौन कौन आता है इक्विटी के? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का मतलब, इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस जो भी और पैसा इक्विटी के नाम पे पड़ा हो, प्रीमियम में पड़ा हो, रिजर्व में पड़ा हो, प्रॉफिट में पड़ा हो, जहाँ भी पड़ा हो सब ऐड कर देना। तो बेसिकली इक्विटी का सारा पैसा ऐड हो जाता है, इक्विटी की बुक वैल्यू और यहाँ पे इक्विटी की मार्केट वैल्यू। बोलो मेरी बात क्लियर हो गई आपको? थम्स अप करके इंडिकेट करिए, बताइए मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? परफेक्ट। अगर हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू एडिड फॉर फर्म, बेटा मार्केट वैल्यू एडिड फॉर फर्म का मतलब क्या है कि फर्म की कितनी मार्केट वैल्यू ऐड हुई है। तो इसमें अब हम जब देखेंगे फर्म के लिए, तो फर्म के लिए हम इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड तीनों को देखेंगे, क्योंकि जो आईसीआई की थ्योरी है वो फर्म के बारे में बात करती है, वो सिर्फ इक्विटी के बारे में बात नहीं करती है। आप अगर थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो मार्केट वैल्यू एडेड ऑफ फर्म का मतलब है करेंट मार्केट वैल्यू एडेड ऑफ फर्म। फर्म मतलब इसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट तीनों की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे तीनों की इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाएगी, उन्होंने कितना पैसा दिया था बेसिकली बुक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने इसके करा रखे हैं, ये छोड़ दो, आप क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बारे में। ठीक है जी। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है, ये भी एक वैल्यूएशन का तरीका है। आपको किसी बिजनेस को वैल्यू करना है, आपको कोई बिजनेस खरीदना है, तो आप इस बेसिस पे खरीदते हो कि हो सकता है कि इस बेसिस पे खरीदो कि वो फ्यूचर में कितना कमा के देगा। आज उसके एसेट कितने बिकेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना वो फ्यूचर में कमा के देगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सोचना मेरी बात को। ये एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक कंट्री का, मान लो आपकी सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अब उसके सामने ये एक दुकान है और ये दुकान केमिस्ट की है, तो ये दुकान शायद सबसे अधिक सेल कर पाएगी। देखो अब ये बिज़नेस तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा भी है नहीं भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं
अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि किसी की तबीयत ख़राब है और आप उससे अर्न कर रहे हो, बट क्या करें, बिज़नेस तो बिज़नेस है। अब आपकी एक केमिस्ट की दुकान है, ये केमिस्ट की दुकान हो सकता है अगर आप वैसे देखो तो 10 बाय 10 की एक छोटी सी दुकान है। 10 बाय 10 की छोटी सी एक दुकान उस सिटी में महंगी से महंगी हो सकता है 1 करोड़ की हो, लेकिन शायद ये दुकान जब बिकेगी तो 5 करोड़ की भी बिक सकती है, 10 की भी बिक सकती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उस स्ट्रक्चर, उस ज़मीन की वैल्यू नहीं है, उस हॉस्पिटल के सामने होने की वैल्यू है, क्योंकि हॉस्पिटल के सामने होने की वजह से सबसे ज़्यादा लोग यहीं से दवाई लेते हैं। तो इसकी हो सकता है मेडिसिन की सेल और किसी केमिस्ट दुकान से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे दिल्ली में सफदरजंग वगैरह जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनके सामने जो केमिस्ट है, उनका रेंटल दिल्ली में हाईएस्ट रेंटल्स में से एक है। मतलब वो सबसे अधिक रेंटल देते हैं वहाँ की प्रॉपर्टीज़। क्यों? क्योंकि वो ऐसी लोकेशन पे है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? तो अगर आप ऐसी केमिस्ट की दुकान खरीदोगे मानो, तो आप क्या उसकी वैल्यूएशन देखकर खरीदोगे कि उसकी ज़मीन की कीमत कितनी है, उसकी बिल्डिंग बनाने की कीमत कितनी है? नहीं, आप उसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बेसिस पे देखोगे कि इस दुकान से फ्यूचर में प्रॉफिट कितना हो सकता है, उस हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ज़मीन की कीमत और दीवारों की कीमत गिनोगे तो शायद वो 1 करोड़ की दुकान है, लेकिन क्योंकि वो रेवेन्यू इतना जनरेट करके दिखा सकती है, वो प्रॉफिट इतना जनरेट करके दिखा सकती है, उस वजह से उसकी वैल्यूएशन अधिक होगी। तो ये कौन से लोग यूज़ करते होंगे एफएमपी? समझ आ गया आपको? लॉजिक समझ आया? एफएमपी किन केसेस में यूज़ होता होगा? अब हमारी देखिए, हमारे करिकुलम में इतना नहीं सोचा था। हमारे करिकुलम में तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, हिंट मिलेगा कि एफएमपी के बारे में बात हो रही है तो हम एफएमपी कर देंगे, सिंपल। लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए लाइफ में कि लाइफ में एफएमपी कब लगवाया जाता है। लाइफ में एफएमपी तब लगवाया जाता है जब किसी एसेट की, हो सकता है एसेट वैल्यू, कोर वैल्यू कम है, लेकिन उसकी जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में उसे एफएमपी पे नापना बेटर माना जाता है। वैसे रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप किसी एसेट की वैल्यूएशन करते हो तो आप 4-5 मेथड से वैल्यूएशन करते हो, फिर या तो उसकी एवरेज निकाल देते हो या उसकी वेटेड एवरेज निकाल देते हो। रियल लाइफ में ये तरीका फॉलो होता है। आइए देखते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि हम प्रॉफिट्स के बेस पे वैल्यूएशन करेंगे, आने वाले प्रॉफिट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे। सोचिए कि हमने अगले 4 साल का फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, मान लो बस उसके बाद कुछ नहीं है, एक प्रोजेक्ट है 4 साल चलेगा बस। अब 4 साल बाद अगर वो प्रोजेक्ट बंद भी हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट की कुछ टर्मिनल वैल्यू भी तो होगी, टर्मिनल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू होगी, या फिर हो सकता है उसके बाद उसकी ग्रोथ कांस्टेंट हो रही हो परपेचुटी तक, तो उसकी कोई टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ग्रोथ के फॉर्मूला से। याद है ना, ग्रोथ के फॉर्मूला से जैसे हम शेयर की वैल्यू कैसे निकालते थे, मान लो 4 साल बाद शेयर की ग्रोथ रेट 5% पे कांस्टेंट हो जाएगी हमेशा के लिए, तो हम क्या करते थे, हम प्राइस एट 4th ईयर एंड निकाल लेते थे। कैसे? D5/KE - G करके। याद आया आपको? इसी तरीके से अब हम फर्म की भी वैल्यू निकालेंगे। अगर मुझे 4 साल बाद फर्म की मान लो कंटिन्यूस ग्रोथ होने वाली है, उसके बाद मुझे उसकी वैल्यूएशन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर द 5th ईयर अपॉन KO - G कर दूंगा। क्यों? क्योंकि KO क्यों लूँगा? क्योंकि मैं पूरी फर्म की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिर्फ इक्विटी की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए रेट KE नहीं आएगा, KO आएगा, पूरी फर्म के लिए रेट आएगा। चलिए देखते हैं, हम पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में समझते हैं कि ये एफएमपी होता क्या है। पहले तो ये समझो, देखो एफएमपी का मतलब है कि आने वाले समय में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन में 2 बातें हैं। जो कोई इवेंट पास्ट में हुआ है लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, बोलो मेरे साथ, जो कोई इवेंट या कोई कॉस्ट या कोई प्रॉफिट पास्ट में हुआ है लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसके इम्पैक्ट को रिमूव कर दो। उसके इम्पैक्ट को क्या कर दो भाई, पिछले साल हमारे बिजनेस में कोई सुपर प्रॉफिट आया था लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो हम जब ये एफएमपी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस सुपर प्रॉफिट को हटा देंगे, उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? रीज़न दो। क्योंकि वो आगे कंटिन्यू नहीं होने वाला। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन ने ये जानकारी बोली कि अभी तक तो हम खाली पेन बनाकर बेचते थे, अब लेकिन हम इस साल पेंसिल बनाने की भी एक डिवीजन लगा रहे हैं और पेंसिल बनाने की कंपनी से हम हर साल 2 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो अब ये जो 2 करोड़ है, ये पहले नहीं कमाते थे, लेकिन अब हम फ्यूचर में कमाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम ये फ्यूचर में अर्न कर पाएंगे, क्योंकि अब हम ये फ्यूचर में अर्न कर पाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसे ऐड करो। तो यानी एफएमपी में ये 2 करोड़ ऐड होंगे, हटाए नहीं जाएंगे, उल्टा ये 2 करोड़ ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है ये फ्यूचर में हम कमा पाएंगे। आइए, तो एफएमपी कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकालो, पहले पिछले साल का प्रॉफिट कितना था या एवरेज प्रॉफिट कितना था, फिर उसमें टैक्स को ऐड बैक करो, तो आपके पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब लास्ट ईयर का जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो उसमें वो प्रॉफिट हटा दो जो पहले होते थे अब नहीं होंगे। वो प्रॉफिट हटा दो जो पहले होते थे अब नहीं होंगे। वो खर्चे भी ऐड बैक कर दो जो पहले होते थे अब नहीं होंगे। इन्हें रिवर्सल कर रहे हैं। इन्हें क्या कर रहे हैं बेटा? रिवर्सल करने का मतलब, क्यों रिवर्स कर रहे हैं इनके इम्पैक्ट को? क्योंकि ये इम्पैक्ट अब फ्यूचर में नहीं होने वाला।
क्योंकि ये इम्पैक्ट अब फ्यूचर में नहीं होने वाला, इसलिए इसके इम्पैक्ट को हटा रहे हैं। इसलिए अगर हमने पहले कोई प्रॉफिट किया था तो उसे माइनस कर रहे हैं, अगर हमने पहले कोई एक्सपेंस किया था अब वो नहीं करने वाले तो एक्सपेंस ऐड बैक कर देंगे। तो ये बातें आपको क्लियर होगी, मैंने क्या कहा, प्रॉफिट्स को और एक्सपेंसेस को हम रिवर्स कर रहे हैं। अब इसमें हम प्रॉफिट्स विच विल स्टार्ट अराइजिंग इन द फ्यूचर, अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है जो फ्यूचर में होगा, पहले नहीं होता था, क्योंकि अब हम पेंसिल वाली डिवीजन लगा रहे हैं, पहले पेन बनाते थे अब हम पेंसिल भी बनाएंगे, पेंसिल बनाएंगे तो नया प्रॉफिट कमाएंगे। मानो आने वाले ईयर में हमें सेल बता दी कि हमारी इतनी सेल बढ़ेगी पेंसिल से और इतने खर्चे बढ़ेंगे तो इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो जो प्रॉफिट अब हम फ्यूचर में कमाएंगे एक्स्ट्रा वो ऐड होगा। वो ऐड क्यों होगा? क्योंकि हम पहले ये प्रॉफिट नहीं कमाते थे, फ्यूचर में कमाएंगे इसलिए इसे ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही कोई फ्यूचर का एक्सपेंस है जो पहले नहीं होता था अब होगा, तो उसको भी हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब बेसिकली वही वाली बात हो रही है जो मैंने ऊपर भी करी थी, नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग वाली, याद है कि जो चीज़ अब फ्यूचर में नहीं होगी उसके इम्पैक्ट को रिवर्स कर दो, और जो चीज़ फ्यूचर में होगी उसके इम्पैक्ट को ले लो। तो आपके पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, उसको टैक्स माइनस करो, एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाता है। याद रखना, पहले प्री टैक्स बनाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड में दोबारा टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इससे हमारे पास एफएमपी आ जाता है। अब एफएमपी से वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है? अगर एक ही एफएमपी है, मानो फ्यूचर का एक ही एफएमपी है और कोई ग्रोथ नहीं है, तो एफएमपी को सीधा केई से डिवाइड कर दो, बात खत्म। भाई याद है ना परपेचुअटी क्या होती थी? अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो परपेचुअल एन्युटी की, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर साल एफएमपी कमा सकता हूँ, हर साल एफएमपी, कोई ग्रोथ नहीं, लेकिन हर साल सेम एफएमपी कमा सकता हूँ, तो ये इसीलिए एन्युटी हो गई, परपेचुअल एन्युटी हो गई कि मैं हर साल एफएमपी कमा सकता हूँ। तो ए बाय आई वाला फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का, याद है ना, आपने बचपन में पढ़ रखा है, मैंने बेसिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाए थे ये फॉर्मूले। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है, परपेचुअल एन्युटी विदाउट ग्रोथ। तो ए बाय आई मतलब ए वो पैसा है जो हमें हर साल मिलेगा, और आई मतलब वो रेट है जिससे हम डिस्काउंटिंग करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी नो ग्रोथ वाले कंसेप्ट से निकाली। अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट हो तो एफ एम पी 1/KE माइनस जी, मतलब आने वाला, जैसे आज तो जीरो पीरियड है तो जीरो पीरियड का एफ एम पी नहीं लेते, 1 ईयर एंड होने का एफ एम पी लेते हैं, मतलब आज से 1 साल बाद वाला एफ एम पी लेते हैं, उसको न्यूमरेटर में रख देते हैं और KE माइनस जी कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी आप सबको समझ आ गया। ये परपेचुअल एन्युटी का फॉर्मूला है विद ग्रोथ। ये ए आई माइनस जी वाला फॉर्मूला है। ए आई माइनस जी मतलब हर साल कितना पैसा मिलेगा वो न्यूमरेटर में, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इधर डिनोमिनेटर में, और माइनस कर दीजिए इसमें से ग्रोथ। अगर एन्युटी ग्रो करके आ रही है हर साल, मतलब हर साल अगर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आने वाले ईयर में ग्रो करके आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। और ये भी परपेचुटी तक का है, परपेचुटी मतलब हमेशा के लिए है, ये भी हमेशा के लिए है। पर अगर मान लो कि ग्रोथ रेट परपेचुअल नहीं है, मान लो कि आपके पास 3 साल की फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है और फिर उसके बाद टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू मतलब उसके बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 3 साल का, मान लेते हैं मैं ये कहता हूँ कि मेरे को 3 साल प्रॉफिट आएगा और उसके बाद बिजनेस बंद, या फिर उसके बाद 3 साल तक ग्रोथ रेट होगी मान लो 20%, पहले 3 साल ग्रोथ होगी 20% और उसके बाद 10% की ग्रोथ फॉर एवर मतलब परपेचुअल। तो अब परपेचुटी वाले केस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ये इधर लगा दो, क्योंकि यहाँ से तो परपेचुटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि 3 साल बाद परपेचुटी, देखो बेटा ऐसे समझो, मान लो कि मेरे को 3 साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल तो 20% की ग्रोथ है, तो उसकी हेल्प से हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सेकंड ईयर का और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट थर्ड ईयर का निकाल लेंगे, ठीक है। और इन तीनों को डिस्काउंट भी कर लेंगे। भैया देखो ये तो आसान काम है कि हम इन तीनों को लिख भी लेंगे, तीनों को डिस्काउंट भी कर लेंगे। कैसे भाई, आप इधर ईयर लिखोगे, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इधर अमाउंट लिखोगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कि भाई कितना कितना आपने कमाया, FMP 1 FMP 2 FMP 3, क्योंकि 20% की ग्रोथ के साथ आ रहा होगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दोगे आप इधर, जो भी क्वेश्चन में के होगा रेट होगा उससे, ठीक है ना। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ए और बी को मल्टीप्लाई करके आपकी पीवी भी आ जाएगी, ठीक है जी, पीवी भी आ गई। पर ये तो हुआ 3 साल की बात, बट 3 साल के बाद वो कहता है कि परपेचुटी तक, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए हमारी ग्रोथ रेट 10% हो जाएगी फॉर एवर। तो अब पहले इन 3 ईयर्स को भूल जाओ। अब आप ये सोचो कि आपके पास परपेचुअल एन्युटी वाला क्वेश्चन है, परपेचुअल एन्युटी वाला क्वेश्चन है, परपेचुअल एन्युटी विद ग्रोथ वाला क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी 1 साल आगे का FMP अपॉन KE माइनस जी। तो इसीलिए हम यहाँ से 1 साल आगे का FMP निकालेंगे पहले, इससे अगला यानी FMP 4 निकालेंगे
अपॉन के ई माइनस जी करेंगे तो इसकी मदद से आपके पास टर्मिनल वैल्यू 3 आएगी। टर्मिनल वैल्यू 3 मतलब आपके पास इस पूरे से जो वैल्यू आएगी, या PV3 कह दो उसे, टीवी नहीं 3 नहीं कहना, तो PV3 क्यों, यानी इस पूरे फॉर्मूला से आपके पास परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू। परपेचुटी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 पीरियड से या 3rd ईयर से? 3rd ईयर के बाद से परपेचुटी स्टार्ट हो रही है, 3rd ईयर के बाद से। तो इसकी अगर मैं बोलूँ कि परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो 3rd ईयर के बाद वाली प्रेजेंट वैल्यू आ गई ना। तो आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो 3rd ईयर के एंड की आई, फिर इसे भी डिस्काउंट करना पड़ता है। फिर आप इसे भी 3rd ईयर के बाद की जो प्रेजेंट वैल्यू 3 आई है उसे भी डिस्काउंट करते हो और उसे भी इस टोटल में इंक्लूड करते हो। यानी आप इन 3 फ्यूचर मार्केट प्राइस जो है, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आई है, प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, क्यों एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, उसका लॉजिक बताओ। लॉजिक उसका ये है क्योंकि उस दिन के बाद परपेचुटी स्टार्ट हुई है, उस दिन के बाद परपेचुटी स्टार्ट हुई, तो जहाँ के बाद परपेचुटी स्टार्ट हुई होती है वहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। तो प्रेजेंट वैल्यू PV3 की निकलेगी क्योंकि 3rd ईयर के बाद प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट हुई है परपेचुटी वाली। और यहाँ पे यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 4 क्यों यूज़ हुआ था, क्योंकि अगर मुझे PV3 निकालना है तो मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 4 को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बाद वाला न्यूमरेटर रखा जाता है इधर। क्योंकि जब याद करो हम P0 निकालना चाहते थे तो D1 अपॉन के ई माइनस जी करते थे। जब 0 पीरियड का प्राइस निकालना चाहते थे तो फर्स्ट पीरियड का डिविडेंड रखते थे, यानी 1 साल बाद का डिविडेंड रखते हैं। इसीलिए हम ऐसे करते हैं। क्या आप सबको ये बातचीत समझ आ गई कि अगर विदाउट ग्रोथ है तो ये परपेचुटी, परपेचुटी विद ग्रोथ है तो ये, और अगर 2 लेयर्ड फॉर्मूला है, 2 लेयर्ड फॉर्मूला मतलब पहले कुछ अलग ग्रोथ रेट है फिर परपेचुटी तक अलग ग्रोथ रेट है, तो पहले जब तक सेम ग्रोथ रेट थी तब तक के लिए अलग अलग निकाल लीजिए और उन्हें डिस्काउंटिंग कर दीजिए। ठीक है ना, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा। और अच्छा, अब अगर एक बात समझो, अगर हम ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम सब कुछ माइनस कर चुके हैं, अगर सबका प्रॉफिट माइनस कर चुके हैं, खाली इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेट यूज़ होगा वो KE का यूज़ होगा। अच्छा, अगर कैलकुलेशन कभी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, आप मुझे बताइए। अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन हो रही होती है तो डिनोमिनेटर में KO आता। लेकिन अगर ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इक्विटी की वैल्यूएशन के लिए बना है मेजरली, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस देखते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे देखते हैं, इन दी हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देख रहे होते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट इन दी हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देख रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय KE कर रहे हैं। अदरवाइज किससे डिवाइड कर रहे होते, KO। ठीक है ना, बोलिए मेरी बातें समझिए। अब मैंने क्या कहा, देखो आपको ना कंसेप्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्वेश्चन वो किसी भी रूप में बना के दे सकता है एग्जामिनर। ये बात समझ गए आप, यहाँ पे KE लिखना चाहिए था मुझे, KE, क्योंकि मैं इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला मेथड आता है नेट एसेट मेथड। बोलो मेरी बातें क्लियर हैं आपको, नेट एसेट मेथड। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, थम्स अप करके बताइए। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो, वैसे तो ये फॉर्मूला लगता है लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी डिस्ट्रेस में होती है, कंपनी बंद करनी हो, उस टाइम पे जब सोच रहे होते हैं कि कंपनी बंद कर दें, डिस्ट्रेस कंपनी है, तो ये माना जाता है कि अगर आप सभी के सभी एसेट बेच दो, अगर आज ही आज आप सभी के सभी एसेट बेच दो, तो आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर की जेब में कितना आएगा। ध्यान से सुनो, आप सारे के सारे एसेट्स को बेच दो उठा के। ये मतलब अभी हम खाली प्लान कर रहे हैं, असली में नहीं बेच रहे, खाली प्लान कर रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है कि हम सारे के सारे एसेट उठा के बेच दें। तो भाई देखो, अगर बेचोगे, अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स की लिक्विडेशन वैल्यू पता है, लिक्विडेशन वैल्यू यूजुअली सबसे कम होती है क्योंकि उसमें लिक्विडेशन वगैरह के खर्चे भी चले जाते हैं, तो अगर लिक्विडेशन वैल्यू पता है तो उसे लो, लिक्विडेशन वैल्यू नहीं पता तो मार्केट वैल्यू को लो, और जिस एसेट की लिक्विडेशन वैल्यू भी नहीं पता, मार्केट वैल्यू भी नहीं पता, उसकी बुक वैल्यू पे लो, मानो कि बुक वैल्यू पे बिक जाएगा, तो उन एसेट्स को पहले बेचने की वैल्यू निकालो। भाई प्लांट कितने का बिकेगा, मशीन कितने की बिकेगी, कंप्यूटर कितने का बिकेगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिकेगी, वो सारे एसेट्स आप बेचो। बेच दिए, सारे एसेट बेच दिए, किस पे सबसे पहली प्रेफरेंस किसे देनी है, लिक्विडेशन वैल्यू को। लिक्विडेशन वैल्यू ना पता हो तो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी ना पता हो तो बुक वैल्यू। ये तीनों बातें समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा। अब आप इसमें से लेस कर दीजिए बाहर की लाइबिलिटीज़ जितनी भी हैं। आपने डिबेंचर्स को कितना पैसा देना है, प्रेफरेंस शेयर्स को कितना पैसा देना है, लोन का कितना पैसा, डेट का कितना पैसा, साथ ही साथ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का कितना पैसा देना है, करेंट लाइबिलिटीज़ का कितना पैसा देना है, सबका पैसा दे दो भाई, जिसका जो पैसा देना है सब दे दो, लिक्विडेशन के खर्चे भी दे दो। अब मैंने ना ऑर्डर वाइज नहीं लिखा, अकाउंट्स में आपको ऑर्डर वाइज लिखना सिखाया जाता है कि पहले इसे दो, इसे दो, इसे दो, हमारा काम अकाउंटिंग का नहीं है, तो मैंने रैंडमली लिखा है कि भाई जो जो पैसा पे करना है सारा माइनस करते जाओ, सारा माइनस कर दो। लिक्विडेशन का खर्चा पे कर दो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो हम मानते हैं कि हमें उसे पे करना है,
डेफर्ड टैक्स एसेट है तो मान लेते हैं कि उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसे ऐड कर देते हैं। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के नीचे है, जो भी पक्का भी नहीं है कि देनी है कि नहीं देनी, मान लो कि वो भी देनी है। मतलब आप ना प्रूडेंट होकर कैलकुलेशन करो, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करो कि सारे नुकसान हो गए, जिसको जो देना था देना पड़ेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कोर्ट केस चल रहा है, देना पड़ेगा, ये मान के चलो कि सबको पैसा देना पड़ेगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी माइनस कर दो। कोई आपने प्रपोज डिविडेंड या इक्विटी या प्रेफरेंस पे किया हुआ था वो भी मानो देना पड़ेगा, तो आप सब कुछ पे कर दो, यानी जिस जिसका बाहर वालों का जो जो पे करना है सब माइनस कर दो। क्या मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? आपने जिस जिसका जो जो पे करना है सारा माइनस कर दो। आपने यहाँ पे क्या किया, सारे एसेट बेच दिए, फिर आपने जिस जिसकी लायबिलिटी देनी थी दे दी, फिर और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस देने थे, कोई करंट लायबिलिटी की पेमेंट देनी थी, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी की पेमेंट देनी थी, कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे करनी थी। मान लो सब कुछ आपने पे कर दिया, अब आपके पास जो बचेगा वो इक्विटी के लिए बचेगा। अब यानी यहाँ पे जो वैल्यूएशन हो रही है वो किसकी हो रही है? इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रही है कि इक्विटी के पास अंत में क्या बचेगा। मैं सबसे एंड में क्या निकाल के लाया हूँ? नेट एसेट वैल्यू फॉर इक्विटी। मतलब इक्विटी के हाथों में अगर आज मैं कंपनी को बेच दूँ, सब कुछ उठाकर बेच दूँ, सारे एसेट वैसे उठा के बेच दूँ, सारी लायबिलिटी चुका दूँ बाहर वाले लोगों की, तो मेरे पास एंड में इक्विटी के लिए क्या बचेगा ये पता लगेगा मुझे। इक्विटी के लिए फिर जितना इक्विटी के लिए बचेगा उसे डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर कितने वो डिवाइड कर दो, तो आपके पास NAV पर शेयर आ जाएगी कि हर एक शेयर की नेट एसेट वैल्यू कितनी है। यानी अगर आज मैं कंपनी बेच दूं, अगर मैं आज सारे एसेट उठा के बेच दूं, सारी लायबिलिटी पे कर दूं, तो हर एक शेयर को कितना कितना पैसा मिल जाएगा, दैट बिकम्स NAV। ठीक है जी, ये बातें आपको समझ आ गई। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बताए थे। देखो अगर वैल्यूएशन ऑफ फर्म करनी है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि के होगी। अगर वैल्यूएशन ऑफ फर्म करनी है तो हम FCFF को ऊपर रखते हैं और डिवाइड में KO को रखते हैं। KO मतलब जो हम बेसिकली डिस्काउंटिंग रेट करते हैं वो KO वाली यूज़ करते हैं। और अगर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे होते हैं तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के बारे में बात करते हैं और डिनोमिनेटर में KE को यूज़ करते हैं। किसे यूज़ करते हैं? KE को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये तो तब की बात है जब परपेचुटी है तो ऐसा लगेगा, ग्रोथ रेट अगर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मॉडल अलग अलग क्या है? देखिए अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल का मतलब होता है कि अर्निंग को डिवाइड बाय KE करो, उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ठीक है जी, और KE के लिए FMP भी यूज़ किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है? इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। किसके? इक्विटी। जबकि FCFF किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? FCFF किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है? पूरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे EBIT किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है? पूरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए KO आता है उसके नीचे। ठीक है जी, अगर कभी क्वेश्चन कहे रेंज निकालो तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्राइस निकाल के आ जाना, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। अगर प्रूडेंट बोलता है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू निकाल के आना। ठीक है जी, और अगर एक क्वेश्चन में मान लो मल्टीपल मेथड्स हैं, एक क्वेश्चन में 3 मेथड से सॉल्व करा दी वैल्यू, क्वेश्चन कुछ ना कहे तो उन तीनों की सिंपल एवरेज करके सॉल्यूशन लिख कर आना, फेयर वैल्यू ये होगी। मान लो अगर एक क्वेश्चन ने आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 बारी वैल्यूएशन करा दी और बोले फेयर वैल्यू क्या है, तो फेयर वैल्यू उन तीनों की एवरेज है। अच्छा, कभी कभी उस एवरेज के लिए वेटेड एवरेज बोल देता है, वेटेड एवरेज का कोई वो वेट भी बता देगा। जैसे मानो उसने 3 तरीके से वैल्यूएशन कराई आपसे, वो बोलेगा इसका वेट डबल है, बाकी सबका वेट मतलब सिंगल है, तो आप वेटेड एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज में क्या करोगे, जैसे A वाली वैल्यू जो है उसे 2 से इंटू करो, B वाली वैल्यू जो है उसे 1 से इंटू करो, C वाली वैल्यू जो है उसे 1 से इंटू करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो ये वेटेड एवरेज आ जाएगी। यानी क्वेश्चन में आपसे वेटेड एवरेज भी ले सकता है। पता है कहीं बहुत बारी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 मॉडल से सॉल्व करवा लेगा, बड़े क्वेश्चन है। जो आपका MCQ वाला क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बेस पूछ सकता है। कैसे? एक ही क्वेश्चन में 3 बारी या 2 बारी अलग अलग वैल्यूएशन करा ले, NAM से भी करा ले, FCFF से भी करा ले, 2 बारी वैल्यूएशन से करा ले, फिर उसके ऊपर बेस जो एंड में आखिर में पूछे फेयर वैल्यू कितनी है, तो फेयर वैल्यू क्या होगी? आपके अलग अलग मॉडल से जो वैल्यू आई है उसकी एवरेज, वो फेयर वैल्यू होगी। ठीक है जी, एक मॉडल है चॉप शॉप मॉडल। चॉप शॉप मॉडल का मतलब क्या होता है कि ना कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी की कंबाइंड वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर उसके डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया जाए, अगर उसके डिपार्टमेंट्स को हम अलग अलग कर दें कि भाई ये डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, अगर हम सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग कर दें तो यूजुअली उसकी वैल्यू हायर आती है। यूजुअली, ऐसा हमेशा नहीं है। हमने इसके ऊपर बेस 2 क्वेश्चन करे थे, एक में हायर आई थी, एक में नहीं आई थी, है ना। मतलब बट माना ये जाता है, रियल लाइफ में ये माना जाता है कि कंपनी एज अ होल डिस्काउंटेड बिकती है, लेकिन अगर अलग अलग डिवीजन बेचते हैं तो थोड़ी थोड़ी महंगी बिक जाती, ओवरऑल ज़्यादा पैसे आ जाते। इसमें करते क्या है, बहुत आसान काम है। आप ये सोचो कि पहले तो ये सोचो आपकी कितनी डिवीजन है, कितने अलग अलग काम है, उन्हें अलग अलग करो, कर लिया। उनके एसेट, उनकी इनकम सब अलग अलग पता होनी चाहिए आपको।
क्वेश्चन में दी होगी, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 डिवीजन है, तीनों अलग अलग पता होनी चाहिए। फिर आपको इनके कंपेरेबल पता होने चाहिए, प्योर प्ले पता होनी चाहिए। प्योर प्ले फर्म्स का मतलब जैसे जो काम टोबैको का है तो आपको इसे कंपेयर टोबैको वाली इंडस्ट्री या टोबैको वाली फर्म से ही करना है। आपने आटा बनाते हो आप, तो आटे वाली फर्म के साथ या आटे वाली इंडस्ट्री के साथ ही कंपेयर करना है। आप होटल चलाते हो तो होटल वाली फर्म या होटल वाली इंडस्ट्री के साथ ही कंपेयर करना है। इसमें रिलेटिव वैल्यूएशन लगती है। कौन सी वैल्यूएशन लगती है? रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, याद है क्या होता है? जैसे हमें प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पता है किसकी, कंपेरेबल की, तो उसे हम अर्निंग ऑफ सब्जेक्ट कंपनी से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो हमारी कंपनी है। तो इन ये दोनों बेसिकली हट जाती थी, तो प्राइस ऑफ सब्जेक्ट कंपनी आ जाता था, प्राइस ऑफ सब्जेक्ट कंपनी निकल के आ जाता था। सबको समझ आ गई मेरी बातचीत? बोलिए हाँ या ना। सब्जेक्ट कंपनी हमारे पास निकल के आ जाती थी। तो बेसिकली अगर मान लो मेरे पास एक कंपनी है, मेरे पास एक कंपनी के 3 डिवीजन्स हैं, तो अगर मेरे पास तीनों डिवीजन्स हैं और तीनों डिवीजन्स की मुझे वैल्यूज़ पता है, नहीं पता है, तो तीनों डिवीजन की पहले मैं कंपेरेबल कंपनीज ढूंढूंगा, उनके कोई पैरामीटर्स देखूंगा, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, कैपिटलाइजेशन टू सेल्स, कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम, कैपिटलाइजेशन टू एसेट, ऐसे कुछ ना कुछ बेस पता लगाऊंगा। जैसे सोचो कैपिटलाइजेशन टू एसेट, तो उसे फिर अपने एसेट से मल्टीप्लाई करके हम कैपिटलाइजेशन अपनी फर्म, अपने डिवीजन या अपनी सेगमेंट की निकाल लेंगे। तो बेसिकली पहले सेगमेंट पता लगाओ, फिर एवरेजेस पता लगाओ इंडस्ट्रीज़ की, फिर उन्हें हम अपने साथ मल्टीप्लाई करके थ्योरेटिकल वैल्यू रिलेटिव वैल्यूएशन से निकालो। फिर जैसे इन तीनों की वैल्यूएशन अलग अलग आ गई, फिर इन तीनों की वैल्यू को ऐड करके पूरी फर्म की वैल्यू निकालो, पूरी कंपनी की वैल्यू निकालो। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए ज़रा ध्यान से। ये देखिए हमारे पास ये था क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, एक बारी क्विकली देखिए। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट की सेल्स दे दी, तीनों डिपार्टमेंट की एसेट्स दे दिए, तीनों डिपार्टमेंट की ऑपरेटिंग इनकम दे दी। और फिर प्योर प्ले फर्म्स मतलब इस कंपनी से कंपेरेबल कंपनी का उसने कैपिटलाइजेशन टू सेल, कैपिटलाइजेशन टू एसेट और कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यूज़ भी दे दी। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप जैसे होलसेल डिवीजन है, होलसेल डिवीजन का तीनों मेथड से वैल्यू निकाल के एवरेज कर दो, तीनों मेथड से वैल्यू निकाल के एवरेज कर दो। जैसे इसकी सेल है इतनी, औरों की सेल है, कैपिटलाइजेशन टू सेल मतलब कैपिटलाइजेशन टू सेल इनटू हमारी सेल्स, तो बेसिकली 0.85 इंटू 2,25,000, तो इससे हमारी कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब होलसेल डिवीजन की कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये है कैपिटलाइजेशन टू एसेट, तो कैपिटलाइजेशन टू एसेट इनटू अपनी फर्म के एसेट्स, तो इससे कैपिटलाइजेशन ऑफ होलसेल डिपार्टमेंट आ जाएगी। बेसिकली अगर आप 0.7 को इससे इंटू करोगे, ऐसी 9 को अगर इससे इंटू करोगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ होलसेल डिवीजन आ जाएगी। तो हमने यही काम किया। देखिए हमने होलसेल डिवीजन को सेल बेसिस पे भी इवैल्यूएट किया, 0.85 कंपेरेबल था, इनटू बेस था 225, फिर एसेट बेसिस पे भी कैलकुलेशन किया और ऑपरेटिंग इनकम के बेसिस पे भी वैल्यूएशन किया। यानी हमने होलसेल डिवीजन की तीनों तरीके से कैलकुलेशन करी। बट ये तो होलसेल डिवीजन की 3 अलग अलग कैलकुलेशन है, उन तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, उससे एवरेज निकाल लो। एवरेज जो वैल्यू आएगी वो होलसेल डिवीजन की एवरेज वैल्यू आ गई। ये होलसेल डिवीजन की एवरेज वैल्यू आ गई। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? आपने होलसेल डिवीजन की एवरेज वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही रिटेल डिवीजन की एवरेज वैल्यू निकाल दी, ऐसे ही आपने जो जनरल सेगमेंट था उसकी एवरेज वैल्यू निकाल दी, फिर उन तीनों को ऐड करके फर्म की वैल्यू निकाल दी, पूरी क्रैनबेरी लिमिटेड की वैल्यू निकाल दी। समझ आ गया आपको मैंने क्या कहा? हमने तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एवरेज वैल्यूज़ निकाली और फिर उन तीनों डिपार्टमेंट्स को ऐड करके पूरी कंपनी की एवरेज वैल्यू निकाल दी। ये एक तरीका है। इसकी प्रेजेंटेशन रिवर्स भी हो सकती थी कि हम 3 अलग अलग मेथड से कंपनी की वैल्यूएशन कर लेते। ऐसे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के बेसिक्स रिकॉल हो गए हैं अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चैप्टर स्लिपरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये सेशन सिर्फ स्टार्ट करने के लिए है रिवीजन को, कि आपने ये सेशन देखा, फिर इसके बाद या इस सेशन के छोटे छोटे टुकड़े देखे, फिर उस टुकड़े पे बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज करें। क्लियर? अच्छे से मेहनत कीजिएगा बढ़िया तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट।